नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ईरान का इजराइल पर हमला, फिर इजराइल का ईरान पर पलटवार। अब दोस्तों इजरायली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ईरान आने वाले दिनों में ईरान इजराइल पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रही है। एक्सियोस ने गुरुवार को 2 अज्ञात इजरायल स्रोतों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा गया कि ये जो हमला 5 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही होगा। दोस्तों एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया था कि यह हमला बड़ी संख्या में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करके इराक के किसी भी क्षेत्र से किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया के माध्यम से हमला करना तेहरान द्वारा ईरान में रणनीतिक लक्ष्यों के खिलाफ एक और इजरायली हमले से बचने का प्रयास हो सकता है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कुछ दिन पहले लड़ाकू विमानों से इजरायल ने ईरान पर हमला किया था और NBC न्यूज़ और ABP न्यूज़ ने एक इजरायली अधिकारी का हवाला देते हुए ये बताया था कि ऊर्जा संरचना और परमाणु संयंत्रों को निशाना नहीं बनाया गया है। सीरियाई सरकारी समाचार एजेंसी सना की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह इजरायल ने सीरिया के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में कुछ सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। वहीं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव को कम करने को लेकर अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से बातचीत की है। दोनों के बीच हुई बातचीत में इसराइल की सुरक्षा को लेकर अमेरिका का समर्थन अहम केंद्र रहा, क्योंकि इसराइल को इस वक्त ईरान और ईरान समर्थित धमकियों से खतरे का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों अमेरिका रक्षा सचिव ने बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है और एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेरिका की रक्षा सचिव ऑस्टिन ने लिखा कि मैंने इसराइल की रक्षा मंत्री से मिडिल ईस्ट में बढ़े रहे टकराव को ख़त्म करने के अवसर को लेकर बातचीत की। मैंने फिर से ये पुष्टि की है कि ईरान और ईरान समर्थित प्रॉक्सी से खतरों के खिलाफ अमेरिका की रक्षा मंत्री इसराइल और पूरे क्षेत्र में रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों ऑस्टिन ने लेबनान में शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिससे लेबनानी और इसराइल दोनों देशों के लोगों की उनके घरों में सुरक्षित वापसी हो सके। उन्होंने दोस्तों आगे भी कहा कि मैंने लेबनान में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई, जो लेबनानी और इसराइल नागरिकों को सीमा के दोनों और अपने घरों में सुरक्षित लौटने की अनुमति देता है। और दोस्तों मैंने उन कदमों को भी समीक्षा की है जो इसराइल गाजा में गंभीर मानवीय स्थितियों में सुधार के लिए उठ रहा है और बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम समझौते की संभावनाओं की समीक्षा की है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी इसराइल में भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में मेटोला और हाइफा के पास उसी क्षेत्र में 7 लोगों की जान चली गई है, जो अब तक चले आ रहे युद्ध के बीच सबसे घातक हमला था। दोस्तों अधिकारियों के अनुसार सीमावर्ती शहर जो कि मेटुला के पास गुरुवार सुबह लेबनान से दागा गया था, एक रॉकेट वो सेव के बगीचे में गिरा गया, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घंटों बाद हिजबुल्लाह ने किरियात आता की हाइफा उपनगर के बाहर दर्जन रॉकेट दागे, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। इसराइल रक्षा बलों ने भी एक बयान में हिजबुल्लाह द्वारा हमले की पुष्टि की है। एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए IDF ने लिखा कि हिजबुल्लाह के रॉकेट ने आज इसराइल के अंदर 7 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली है। हम हिजबुल्लाह के घातक हमलों की जवाब देंगे जरूर। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटी हुई ईरानी सेना का एक खतरनाक ट्वीट सामने आ गया कि इसे लेकर इजराइल सेना भी सतर्क हो गई है। ईरान सेना ने स्पष्ट और उसी तौर पर इजराइल पर बहुत जल्दी पलटवार की धमकी दी है। ईरानी मिलिट्री के इस धमकी भरे ट्वीट से एक दिन पहले इजराइल के खिलाफ उसकी युद्ध की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेटों का रहस्य करते हुए दिख रही है। आज दोस्तों ईरानी मिलिट्री ने फिर एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे पूरे मध्यम वर्ग में या मध्य पूर्व में तहलका मच गया है।
ईरानी सेना ने एक्स पर शेयर करते हुए पोस्ट में कहा कि तुम्हें बहुत जल्द देखेंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि ईरान ने अपने इस पोस्ट में किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन दोस्तों इसके व उसके इस धमकी भरे अंदाज और पूर्व के ट्वीट से ये साफ है कि ये संदेश इजराइल के लिए ही लिखा गया है। आपको बता दें दोस्तों कि ईरानी सेना ने हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल के तेल अवीव पर 1 अक्टूबर को 180 मिसाइल से एक साथ हमला किया था। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि इस दौरान उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, और इसके बाद इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान को कहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसके लिए ईरान को खामियाजा भुगतान पड़ेगा। बाद में इजराइल सेना ने 26 अक्टूबर को ईरान पर 100 फाइटर जेटों से एक साथ बड़ा हमला किया था। दोस्तों ईरान ने अपने इस ट्वीट के नीचे ये भी लिखा है कि ये हमारी सत्य प्रतिज्ञा है, यानी तुमको बहुत जल्द दिखेंगे। इधर दोस्तों ईरान की धमकियों के बाद इजराइल में भी सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल हमले को लेकर कहा था कि ये ना तो बहुत बड़ा हमला था और ना ही बहुत छोटा। दोस्तों ईरान सरकार के अनुसार इजराइल के इस हमले में 4 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई थी। वहीं दोस्तों ईरान की ओर से इजराइल पर एक बड़ा हमला हो सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को इजराइल पर हमले की तैयारी करने के लिए कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि खामेनेई ने इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी का निर्देश दे दिया है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि खामेनेई ने यह फैसला पिछले सप्ताह इजरायली हमलों से ईरान को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 ईरानी अधिकारियों का दावा है कि परिषद में बैठक के दौरान खामेनेई ने जोर देकर कहा कि इजरायल हमलों का जवाब हमें देना होगा। उन्होंने आगे भी कहा कि इजरायल के हमले को नज़रअंदाज करते हुए कदम पीछे खींचने का मतलब ईरान के लिए हार स्वीकार कर लेना। दोस्तों ऐसे में ईरान को इजरायल के हमलों का जवाब देना है और इसके लिए तैयारी की जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के हमले में इजरायल की मिलिट्री साइट टारगेट हो सकती है। इसके लिए दोस्तों अमेरिका चुनाव के बाद क्या होगा, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि ईरान की ओर से जवाबी हमले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव यानी कि 5 नवंबर के बाद हो सकते हैं। ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि अमेरिका की ओर से संघर्ष ना बढ़ाने के लिए दबाव को देखते हुए ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में मतदान तक अपनी कार्रवाई ना करने का फैसला लिया है। दोस्तों वही कुछ इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आ गई है जो कहती है कि ईरान का हमला पहले भी हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। इजरायल और ईरान के बीच गाजा में युद्ध शुरू होने यानी कि बीते 1 साल से तनातनी है और इस साल अप्रैल में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर मिसाइल भी दागी थी। इसके बाद कुछ महीने के लिए चीज़ें शांत हुई, लेकिन अक्टूबर हालात काफ़ी ख़राब हो गई। इजरायल आर्मी के लेबनान में हमले के बाद 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी और इसके 3 हफ्ते बाद 26 अक्टूबर को इजरायल वायुसेना ने ईरान में हमले किए। अब एक बार फिर ईरानी नेता जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दे रही है और इजरायल पीएम नेतन्याहू को भी चौंकाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इजरायल के हमलों के बाद वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने भी कहा है कि तेहरान को इस अटैक का जवाब देने का पूरा अधिकार है। ईरान सेक्युलर गार्ड कमांडर हुसैन सलामी ने भी हमलों का बदला लेने की बात कही है। वहीं इजरायली अधिकारियों ने भी कहा है कि अगर ईरान की ओर से कोई हमला होता है तो फिर उनकी ओर से भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे में पश्चिमी एशिया में एक बड़े युद्ध के बादल भी मंडरा रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में खतरे की घंटी बजा दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजरायल के हालिया हवाई हमले के जवाब में देश के सैन्य नेतृत्व को बदले की कार्रवाई की तैयारी का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि खामेनेई ने यह आदेश तब जारी किया जब उन्हें ईरान में इजरायल हमलों से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इजरायल द्वारा किए गए हमलों में
चंद ईरानी सैनिकों की मृत्यु हुई है। खामेनेई ने कहा है कि ईरान को इस हमले का प्रतिशोध लेना चाहिए, नहीं तो इसे कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। दोस्तों, साफ तौर पर खबर के मुताबिक ये पता चलता है कि जिन जगहों पर हमला किया जा सकता है, ईरानी सैन्य योजना कर उन इजरायल ठिकानों से पहले ठिकानों की एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार ईरान ने यह हमला इराक के रास्ते में स्थित अपने लड़ाकों के जरिए कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस रणनीति से ईरान अपने ही क्षेत्र पर प्रत्यक्ष हमले से बचते हुए इजरायल को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने का साफ तौर पर प्रयास कर रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, वही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल की सुरक्षा के प्रति उनकी नीति में कोई ढील नहीं होगी। नेतन्याहू ने इस हमले के बाद घोषणा की है कि इजरायल वायुसेना ने ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और दावा किया है कि इस हमले ने ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। उन्होंने आगे भी कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियारों तक पहुंचने से रोकना है। हमने ईरान में ऐसी जगहों पर हमला किया है जहां उन्हें उम्मीद भी नहीं थी, और इजरायल को आज ईरान में कहीं भी कार्रवाई की अधिक स्वतंत्रता मिली है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से हाल ही में जो हमलों के बाद कड़े प्रतिशोध की धमकी दी गई है, ये सूत्रों के अनुसार कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस हमले का जवाब अमेरिका के चुनाव के बाद दे सकता है, जबकि कुछ इससे और जल्दी होते हुए भी देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में मिडिल ईस्ट में एक बार फिर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान और इजरायल के बीच ये खींचतान आगे भी जारी रहती है तो इसका असर न केवल इन दोनों देशों पर बल्कि पूरे क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला करते हुए जंग की आग और भड़का दी है। ईरान इस हमले से सबकौकाया हुआ है और जवाब देने की विकल्प में तलाश रहा है कि क्या करें। खबरों की माने तो इस हमले में इजरायल ने ईरानी के सबसे धांसू वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया है। अमेरिका और इजरायल अधिकारियों ने कहा है कि इस साल हमलों में इजरायल ने ईरान में रूस से खरीदी गई S-300 वायु रक्षा प्रणालियों की सभी 4 बैटरियों को नष्ट कर दिया है और इनमें से एक को इजरायल ने अप्रैल में ही निशाना बनाया था। वहीं 3 अन्य पिछले सप्ताह के हमले में बर्बाद हो गया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक S-300 प्रणाली को ठिकाने लगाने का अलावा इजरायल ने ईरान में दूसरी वायु रक्षा प्रणालियों और रडार प्रणालियों पर भी हमला किया है। इन प्रणालियों के जरिए ईरान इजरायल हमलों को ट्रैक करता था। रूसी वायु रक्षा प्रणालियों के खिलाफ इजरायल की सफलता ईरान और रूस के लिए ही नहीं बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी चेतावनी हो सकता है। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग में 2 साल से अधिक समय से रूस सैन्य उपकरणों को नियमित रूप से नुकसान पहुंचा गया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि रूसी जो रक्षा उपकरणों के नाकाबे होने की खबरें भारत को चिंतित कर सकती है। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए फिलहाल चिंता करने की कोई बात नहीं है। परंपरागत रूप से भारत रूसी हथियारों और सैन्य हार्डवेयर का सबसे बड़ा आयातक रहा है। हालांकि पिछले 1 दशक में रूस पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की है। दोस्तों, भारत ने रूस से 6 S-400 वायु रक्षा प्रणालियाँ खरीदी है, जो ईरान में इजरायल द्वारा नष्ट की गई S-300 वायु रक्षा प्रणालियों से एक श्रेणी ऊपर है। दोस्तों, S-400 जो रूस का सबसे उच्च दर्ज का वायु रक्षा उपकरण है, ये US पेट्रोस्टिस वायु रक्षा प्रणालियों को टक्कर देता है, जो कथित तौर पर इस समय यूक्रेन और इजरायल से तैनात है। भारत ने 6 ऐसे S-400 वायु रक्षा बैटरियों खरीदी है, जिन्हें चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जाना है। इनमें से 4 बैटरियां भारत आ चुकी है। वहीं भारत अगले साल के अंत तक बाकियों के डिलीवरी की उम्मीद कर रहा है। दोस्तों, एक भारतीय अधिकारी के मुताबिक भारत के पास काफ़ी विकल्प मौजूद है और भारत फिलहाल चिंतित नहीं है। अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है, इधर जहां तक भारत का सवाल है वो सिर्फ रूसी तकनीक पर निर्भर नहीं है। भारत कई देशों की हथियार प्रणालियों के इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण के स्वरूप बात की जाए तो जबकि भारत के पास
रूसी S-400 के अलावा स्वदेशी आकाश प्रणाली के साथ साथ मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे इजराइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो दोस्तों, ये सारी घटना को लेकर आपके मन में जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।